बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, इससे पहले जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह ले उसको डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ जो है उसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज एंटर करता है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स उस चार्ज पे लगती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, जो लगती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रही हूँ और मैंने इसको बहुत अच्छे बताया था कि बेटे इलेक्ट्रिक फोर्स जब पॉजिटिव चार्ज पे लगेगी तो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर नेगेटिव चार्ज पे लगेगी तो एंटी पैरेलल होगी, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने 3 केसेस देखे थे, नेगेटिव चार्ज के लिए 3 केसेस देखे थे कि जब वो मूव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल तब क्या होता है, तब वो एक्सेलरेट होती है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रही हूँ, और जब वो मूव करता है एंटी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के तो वो डिसेलरेट करता है, और अगर वो परपेंडिकुलर मूव करता है पॉजिटिव चार्ज तो वो डिफ्लेक्ट करता है। इस तरह से नेगेटिव चार्ज के 3 केसेस देखे थे कि अगर नेगेटिव चार्ज जो है पैरेलल मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो वो डिसेलरेट करता है, क्योंकि फोर्स क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज अगर एंटी पैरेलल मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के तब वो क्या होता है, तब वो एक्सेलरेट होता है, क्योंकि फोर्स तब वो मतलब आपने ये देखना है, आपने जस्ट ये देखना है कि अगर फोर्स जो है, अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों से एक ही डायरेक्शन में होगी तभी वो चार्ज क्या करेगा, तभी वो चार्ज एक्सेलरेट करेगा, अदरवाइज वो डिसेलरेट करेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा नेगेटिव चार्ज में कि फोर्स जो है वो लेफ़्ट साइड पे थी और वेलोसिटी जो है वो राइट साइड, तो इस केस में डिसेलरेट करेगा नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से सेकेंड केस में आपने देखा कि फोर्स और वेलोसिटी दोनों क्या है, लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। सो इसमें ये एक्सेलरेट करेगा, मतलब आपने फोर्स और वेलोसिटी को देखना है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में है देन ही वो एक्सेलरेट करेगा। आपने पॉजिटिव चार्ज के लिए देखा फर्स्ट कि जब वो पैरेलल मूव कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड के तब वो देखें फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में थी, देन वो एक्सेलरेट कर रहा था। सेकंड में आपने देखा कि वो डिसेलरेट कर रहा है क्योंकि वो एंटी पैरेलल जा रहा है फोर्स के या इलेक्ट्रिक फील्ड के कह ले, ठीक है, तो वो डिसेलरेट कर रहा है। सेम इसी में भी इसी तरह से है, ठीक है। इसमें आपने देखा कि अगर वेलोसिटी जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहा है इन द पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन उसके इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो वो डिसेलरेट कर रहा है। लेकिन अगर वो एंटी पैरेलल मूव करता है तो वो फोर्स के क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगी उसकी वेलोसिटी, देन वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। बाकी ये वाला सेम है कि अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करेंगे तो वो क्या होंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है बेटे। तो ये मैंने थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि इसमें आप लोग को मुझे लग रहा था कि इशू ना हो जाए, वैसे मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ये MCQs आते हैं, इसको ऐसे ही मैं इतना ज़ोर नहीं दे रही बेटे, ये बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अच्छा, आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने सारे केसेस देख लिए, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगी। तो बेटे पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हो, ठीक है, इज गिवन एज, वो किस तरह से होती है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/R²। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये भी मैं रट्टा नहीं लगवाऊंगी, आपको समझाती हूँ कि ये फार्मूला से क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए आप देखते हैं तो उसके लिए फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, पॉइंट चार्ज के लिए किसी भी डिस्टेंस पे, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पे, फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो अब ये आपको जो है ये पॉइंट दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे आप हमें बताएं, ये P पॉइंट पे बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पे क्या होगी। तो मतलब यहाँ पे आप पॉइंट चार्ज के लिहाज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देख रहे हैं, तो वहाँ पे जब पॉइंट चार्ज के लिहाज से एक डिस्टेंस दिया जाएगा आपको, देन आपको KQ/R² वाला फार्मूला यूज़ करना है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी चार्ज। अब या खुद देखें ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है फ्रॉम दी चार्ज, ठीक है, जो चार्ज से डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द डायइलेक्ट्रिक मीडियम, और जो नेचर है डायइलेक्ट्रिक मीडियम मीन कौन से मीडियम में वो एग्जिस्ट कर रहा है वो चार्ज, वो पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये MCQs पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिपेंड्स अपॉन चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एंड डायइलेक्ट्रिक मीडियम, ये सब पॉइंट है, MCQs पॉइंट है। और मैं कोई आपको रट्टा नहीं लगवा रही, मैं तो बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं वो ना सजा के एक थाली में आपको पेश कर रही हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ समझा रही हूँ, तक कि फार्मूला का भी मैं रट्टा नहीं लगवा रही, आप देख रहे होंगे, ठीक है बेटे। तो देखें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जितना रेडियस ज़्यादा होगा इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। स्क्वायर देखें, रेडियस क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज। देखिए बस ये फार्मूला याद कर लें, अगर आपने ये फार्मूला याद कर लिया तो इसके लिहाज से आप देख रहे हैं कि भाई चार्ज के डायरेक्ट रिलेशन में है और रेडियस के इन्वर्स रिलेशन में है स्क्वायर के। ठीक है बेटे। अच्छा अब ये ग्राफ देख लें। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियस के इन्वर्स रिलेशन है, तो इसका मतलब मोस्ट स्टीपर देन हाइपरबोला। ये मोस्ट स्टीपर क्यों होगा? क्योंकि यार स्क्वायर है, इन्वर्स रिलेशन भी है और स्क्वायर का है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो स्क्वायर की बात आ गई, इस वजह से ये मोस्ट स्टीपर है। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो फिर ये पता है कैसे होता, ज़्यादा स्टीपर होता ही नहीं। ठीक है, ये ज़्यादा स्टीपर नहीं होता, ये बस यहाँ। लेकिन ये मोस्ट स्टीपर क्यों है, ये इस तरह से क्यों है? क्योंकि स्क्वायर की बात आ जाती है। ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सिर्फ आर मेंशन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने कहा अगर स्क्वायर होता, एक तो मैं 2 मिनट रुके, मैं कॉपी। ठीक है बेटे, तो मैं क्या बता रही थी, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बता दिया, समझा दिया, रिलेशन भी बता दिया। अब मैं आपको ग्राफ बता रही हूँ। देखें अब आपको जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है चार्ज से और इन्वर्स रिलेशन है स्क्वायर ऑफ रेडियस से। तो अगर ग्राफ में इस तरह से आता है, सिर्फ आर होता है और दूसरी जगह जो है ई और आर स्क्वायर होता है, तो अब आप मुझे इसका ग्राफ ना मोस्ट स्टीपर होगा। क्यों मोस्ट स्टीपर होगा? क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने सिर्फ आर दिया है, लेकिन एक्चुअल में वो स्क्वायर ऑफ द रेडियस के इन्वर्स रिलेशन होता है, तो ये मोस्ट स्टीपर होगा। ये क्या होगा? मोस्ट स्टीपर होगा। जबकि ये क्या होगा, जो दूसरा ग्राफ है जिसमें आर स्क्वायर दिया है, ये लेस स्टीपर होगा, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट दिया है वही, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टीपर होने की ज़रूरत नहीं है, ये लेस स्टीपर होगा। ठीक है, ये लेस स्टीपर शो किया गया है। तो ये ग्राफ होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दिया होता है तो हमने दोनों बना दिए। देखें, अच्छा ये लेस स्टीपर होगा, यहाँ पे इसको क्या कह लें? हाइपरबोला भी कह लें। नज़र नहीं आ रहा है लगता है। ठीक है, ये आप इसको हाइपरबोला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो और हॉरिजॉन्टल पे रेडियस सिर्फ दिया हो तो ये मोस्ट स्टीपर होगा, लेकिन रेडियस स्क्वायर दिया होगा तो ये लेस स्टीपर होगा, जिसे आप हाइपरबोला भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से अगर 1/r स्क्वायर डायरेक्ट दिया हो तो फिर तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि बिल्कुल वही चीज़ दे दी। ठीक है, और इस तरह से अगर सिर्फ r स्क्वायर दिया हो तो अगर ये भी हो सकता है हाइपरबोला जिसे आप कह सकते हैं। अगर इस तरह से होगा तो ये पैराबोला होगा। अच्छा, ये ग्राफ की मैं अलग क्लास लूँगी जिसमें मैं तमाम ग्राफ के कॉन्सेप्ट आपको दूंगी। ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे इतना बता दिया है। अच्छा, उसके बाद इफेक्ट ऑफ मीडियम, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे डिपेंड करती है, रेडियस फ्रॉम द चार्ज और डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करती है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इफेक्ट क्या होगा मीडियम का। तो प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑलवेज रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय फैक्टर ER टाइम्स। तो बेटे ये सेम वही है जिस तरह से कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा था कि वो भी कूलम्स लॉ में भी जब हम इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर रहे थे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो रही थी, ER फैक्टर। तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी, ER फैक्टर, जब भी आप कोई मीडियम रखेंगे अदर देन एयर। ठीक है, और सेम फार्मूला था वहाँ पे भी। ठीक है, अच्छा वहाँ पे जो था ना, हमने जो पढ़ा था वो F मीडियम था, क्योंकि वहाँ पे फोर्स की बात की जा रही थी, वहाँ पे फोर्स की बात की जा रही थी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की है, तो सेम फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जा रही है, वहाँ पे फोर्स की, तो अबे फोर्स लगा दे, बाकी ये इसमें कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सेम आपने जो है इसको खोल देना है, जैसे कि आपको पता है कि इसका फॉर्मूला KQ/R स्क्वायर था, तो K की जगह K की वैल्यू आपको पता है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। ठीक है, सीक्वेंस से लेक्चर देखें, 1/4 बाय E नोट। अब E नोट है ना, यहाँ पे तो मीडियम इंसर्ट हो गया, तो इसके साथ ER भी आ जाएगा, तो ये वैल्यू इस तरह से आई है। ठीक है, सो ये मैंने आपको पॉइंट चार्ज के लिहाज से बता दिया। अच्छा, अब ये बताने जा रही हूँ मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बता रही हूँ ज़ीरो फील्ड लोकेशन। तो बेटे ज़ीरो फील्ड लोकेशन, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ ली। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी समझ लिया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन क्या है। व्हेन चार्ज आर सिमिलर, जब चार्ज सिमिलर होते हैं ना,
तो जब चार्ज सिमिलर हो तो ज़ीरो फील्ड हमेशा चार्ज के बिटवीन होगा। ये बात याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है कि जब भी चार्ज सिमिलर हो तो ज़ीरो फील्ड, अभी हम ज़ीरो फील्ड की लोकेशन, ये आ जाता है एमसीक्यूज़ की ज़ीरो फील्ड की लोकेशन कहाँ होगी। तो ये समझाने जा रही हूँ कि ज़ीरो फील्ड की लोकेशन अगर आपने मालूम करनी हो तो सबसे पहले आपने देखने कि चार्ज सिमिलर है या अनसिमिलर है। तो आपने देखा कि चार्ज सिमिलर है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी चार्ज सिमिलर होंगे तो ज़ीरो फील्ड हमेशा चार्ज के बिटवीन होगा, चार्ज के बिटवीन होगा लेकिन स्मॉलर चार्ज के करीब होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे हिंट दी हुई है कि इसमें कौन सा छोटा है, Q2 छोटा है। अब ये एरो तो आपको पता होगा ना, ये बचपन में हमें जो टीचर ना याद करवाती थी वो कहती थी कि देखिए ये मछली का मुँह है ना, वो इस तरह से मछली बनवाती थी। तो ये मछली का मुंह अभी यहाँ से बंद है, तो इसके सामने कोई भी वैल्यू होगी वो छोटी होगी, लेकिन जब इस मछली का मुंह खुलेगा इस तरह से तो इसके सामने जो भी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। तो फॉर एग्जांपल ये 5 और 4, देखिए 5 बड़ा है तो इसके सामने जो वैल्यू की 4 होगी। यहाँ पे मछली का मुंह बंद है तो ये छोटी वैल्यू, तो अब ये देखिए मछली का मुंह यहाँ से बंद है तो इसका मतलब Q2 छोटा है। तो Q2 छोटा है तो इसका मतलब कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन Q2 के करीब होगी। देखिए Q2 के करीब है। तो मैंने आपको क्या हिंट दी कि जब भी दोनों सिमिलर चार्जेस हो तो ज़ीरो फील्ड लोकेशन बिटवीन में होगी और स्मॉलर चार्ज के करीब होगी। और आपने देख लिया कि भाई स्मॉलर चार्ज जो है वो Q2 है तो इसके करीब होगी। अच्छा, इसको सॉल्व किस तरह से करना है? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या है, KQ/R²। तो आपने E1 E2 करके KQ/R1², KQ/R2²। ठीक है, अब इसमें आपने देखा कि भाई इसमें आपने देखा कि भाई जो रिलेशन है Q1 और Q2 R1/R2, ठीक है, ये R2 यहाँ पे डिवाइड में इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे समझाऊँ क्योंकि ये, अच्छा ये मैं आपको ना डेरिवेशन करके दिखा रही हूँ, मैं आखिर में ये फार्मूला बस आपने याद रखना होगा, इस सबको याद नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटे, तो मैं क्या बता रही थी कि आपने E1 का